हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड मॉड्यूल। तो हम लोग कल तक देखे थे कि जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है उसका बेसिक फंडामेंटल हम लोग पढ़े थे। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के टाइम में जो जो स्टेट्स हम लोग डिफाइन किए थे कि स्टैटिक स्टेट क्या होता है, डायनेमिक स्टेट क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉडी क्या है और बॉडी के कारण फोर्स कैसे जनरेट होता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बॉडी। तो बॉडी क्या होता है? बॉडी कोई एक ऐसा मैटर है कि बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा 3 पार्ट? एक पार्ट होता है बॉडी का सॉलिड, एक पार्ट होता है बॉडी का लिक्विड, एक पार्ट होता है बॉडी का गैस। सॉलिड कौन सा मटेरियल होता है या कौन सा बॉडी का पार्ट होता है? तो सॉलिड के अब फिर से 2 टाइप का डिवाइड किया गया है सॉलिड को। एक को बोला जाता है रिजिड बॉडी, एक को बोला जाता है क्या? रिजिड बॉडी, एक को बोला जाता है डिफॉर्मेबल बॉडी। कल तक हम लोग देखे थे कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी था जब कोई लोड पड़ेगा कोई बॉडी के ऊपर, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर जब लोड पड़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो ये लोड पड़ने के बाद भी इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है या विदाउट कोई क्रैक नहीं आ रहा है। मतलब जितना लोड लगाएंगे वो उतना लोड को वो बॉडी झेल पाएगा या उसको ले पाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, विदाउट एनी ब्रेक या डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे सुइटेबल अभी तक कौन सा मटेरियल होता है या कौन सा मैटर होता है, सॉलिड मैटर, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है? तो वो होता है डायमंड। तो डायमंड क्या है? ऐसा एक रिजिड मैटर है जिसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लेवल तक लोड बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा? वो विदाउट एनी क्रैकेज या ब्रेक इजीली नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है? वो एक टाइप का रिजिड बॉडी है। और भी क्या बोले थे? रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन नहीं होने के कारण उसके अंदर शेप और साइज में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसके कारण डायमंड क्या है? डायमंड हम लोग का एक एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफॉर्मेशन बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी किसको बोला जाता है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी है कि आफ्टर द लोड अप्लाइंग ऑन ए बॉडी द बॉडी कैन डिफॉर्म। मतलब कि जब कोई बॉडी के ऊपर, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर जब कॉन्टिन्यूसली हम लोग लोड लगाएंगे या लोड बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा? जब वो बॉडी ब्रेक कर जाएगा या इसका जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के हम लोग क्या किए हैं? कल हम लोग देखे थे कि जो रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी को हम लोग स्टडी करते हैं किस में? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। तो रिजिड बॉडी को जब स्टडी किया जाता है तो हमको मिलता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी को जब स्टडी किया जाता है तब वहाँ से मिलता है सोम, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और मोस, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जब डिफॉर्मेबल बॉडी को हम लोग स्टडी करेंगे तब यहाँ से हमको सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। और रिजिड बॉडी को जब स्टडी किया जाता है तो वहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिलता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो उस टाइम हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोनों में ही सॉलिड को स्टडी किया जाता है, मगर सॉलिड का जो 2 पार्ट है, एक है रिजिड पार्ट, एक है डिफॉर्मेबल पार्ट। तो जो रिजिड पार्ट को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उसको लोड देने के कारण उसको जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोम या मॉस। तो आशा करते हैं इतना तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग जाते हैं बॉडी का और 2 स्टेट के अंदर। तो एक क्या है? एक मेरा लिक्विड है और एक मेरा गैस है। तो लिक्विड और गैस को जब एक साथ हम लोग मिला देते हैं तो वहाँ से आता है फ्लूइड। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लूइड क्या है? ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और गैस के फॉर्म में भी रह सकता है।
तो इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड है मेरा लिक्विड और गैस से ही आया है। इसके बाद जो फ्लूइड आया लिक्विड और गैस के साथ, तो उसी फ्लूइड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक को बोला जाता है इनकॉम्प्रेसिबल, एक को बोला जाता है कॉम्प्रेसिबल। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड और कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकॉम्प्रेसिबल को हम लोग जब स्टडी करते हैं, जो फ्लूइड का इनकॉम्प्रेसिबल पार्ट होता है, जब उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स या एफएम, इसको हम लोग शॉर्ट में एफएम बोलते हैं। तो जब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को स्टडी किया जाता है तब वहाँ से मिलता है एफएम और फ्लूइड मैकेनिक्स। और क्या, जब मेरा कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को हम लोग स्टडी करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, रिहोलॉजी। तो देखो यहाँ से बहुत इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत हमको क्लियर होना चाहिए ये आइडिया। तो कोई भी बॉडी के अंदर तीन स्टेट हो सकता है, एक क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को बोला जाता है रिजिड बॉडी, एक को बोला जाता है डिफॉर्मेबल बॉडी। जो बॉडी के अंदर लोड देने के कारण उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, शेप और साइज का कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायमंड। और डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब क्या होता है, जो भी बॉडी के अंदर लोड देने के कारण उसके अंदर साइज शेप चेंज हो जाएगा या डिफॉर्मेशन आएगा, उस टाइप का बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। वो बहुत टाइप का हो सकता है, बहुत एग्जाम्पल है उसके अंदर, आयरन हो सकता है, फिर हम लोग का स्टील्स हो सकता है, सब एग्जाम्पल है। इसके बाद जो भी हम लोग सॉलिड का रिगिड पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, सॉलिड का रिगिड पार्ट को जब स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके बाद जो सॉलिड का डिफॉर्मेशन पार्ट है या डिफॉर्मेबल बॉडी है उसको जब स्टडी करेंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मॉस। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मॉस में डिफरेंस हमको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या देखें, जो बॉडी है इसको दो पार्ट में और भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो लिक्विड और गैस को मिलाकर हमको मिलता है फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर जब इनकॉम्प्रेसिबल पार्ट और कॉम्प्रेसिबल पार्ट को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो फ्लूइड को इनकॉम्प्रेसिबल पार्ट को हम लोग जब स्टडी करेंगे तब वहाँ से मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स या एफएम। जब फ्लूइड का कॉम्प्रेसिबल पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ से मिलेगा रिहोलॉजी। तो जो भी मेरा इंजीनियरिंग, मेरा मतलब डिप्लोमा बोलो या बीटेक लेवल बोलो, तो वहाँ पर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सोम पढ़ते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मगर रिहोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। रिहोलॉजी मेनली रिसर्च के टाइम में या पीएचडी का टाइम में हम लोग हायर स्टडीज़ में इसको स्टडी करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो मेरा हम लोगों का बात का नहीं है, अभी हम लोग को तीन को चीज़ें देखना था। तो यहाँ से बेसिक जो फंडामेंटल है मैकेनिक्स का, सोम का और फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये समझ में आ गया सभी को कि एक बॉडी से ही उसको हम लोग डिराइव करते हैं, अलग अलग स्टेट को अलग अलग नाम देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोल दिए। तो आशा करते हैं ये बॉडी सभी को समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्स कर रहे हैं हम लोग कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स पड़ रहे हैं, तो वो फोर्स होता क्या है हम लोग देखते हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन पहले देखो, इट इज़ द effect of external agent when applying to a body it can change the states of body। मीनिंग क्या है, when the external load, हम लोग एक्सटर्नल लोड की ही फोर्स बोल रहे हैं, तो क्या बोला है, इट इज़ द इफेक्ट। ये क्या है, एक इफेक्ट है, किसका, एक्सटर्नल एजेंट का, मतलब बाहर से जो अप्लाई कर रहा है उसका एक इफेक्ट है, किसके ऊपर, कोई बॉडी के ऊपर। और क्या बोल रहा है, इट कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली कोई इफेक्ट पड़ रहा है उसके कारण बॉडी के अंदर जो स्टेट चेंज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर क्या होगा, फोर्स आएगा। तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है और ये एक इफेक्ट होता है, कोई भी इफेक्ट होता है एक, यहाँ पर देखो लिखा है इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का, बाहर का एजेंट के कारण एक इफेक्ट है, किसके ऊपर, कोई बॉडी के ऊपर, और इसके कारण बॉडी में क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट हम लोग कल देखे थे, स्टेट क्या था, दो टाइप का स्टेट हो सकता है, एक हो सकता है हम लोग का स्टैटिक कंडीशन, या हम लोग क्या हो सकता है, रेस्ट कंडीशन, या हम लोग बोल सकते हैं मोशन और डायनामिक कंडीशन।
तो एक हो सकता है स्टेट के अंदर स्टैटिक और एक हो सकता है डायनामिक। मतलब कि एक बॉडी के ऊपर जब हम लोग एक्सटर्नली बाहर से कुछ एजेंट अप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल कुछ एजेंट अप्लाई करेंगे, फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हो सकता है, उसके कारण जो इफेक्ट आएगा कोई बॉडी के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं। और फोर्स के कारण क्या होता है, जो भी बॉडी होता है रिजिड बॉडी, हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग रिजिड बॉडी स्टडी करेंगे। तो एक रिजिड बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स के अंदर, तो वो होता है फोर्स। और वो फोर्स के कारण ही वो बॉडी के अंदर स्टेट्स चेंज हो जाता है। कैसा स्टेट, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टेट हम लोग देखो यहाँ पर स्टैटिक और डायनामिक लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ है कि एक कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई एजेंट लगा रहा है, इसके कारण ये मूव हो सकता है, जिसको हम लोग स्टैटिक डायनामिक बोले। और क्या हो सकता है, मूव नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक बोल देंगे। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा है। बहुत ईजी चैप्टर है ये। इसके बाद देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ईजी और बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को समझने के लिए आ गया। तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है हम लोग देखते हैं। कोई मान लो कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो कोई एक रिजिड बॉडी है, ये जो हम लोग का रेड पेन से डॉटेड किया है, ये कोई रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी के अंदर जब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस एंड लाइन ऑफ एक्शंस हम लोग सेम रखेंगे तो क्या होगा, सेम रहने के कारण जो मेरा फोर्स होगा, फोर्स का इफेक्ट, टोटल फोर्स का इफेक्ट मेरा सेम होगा। कैसे हम लोग समझते हैं, उतना घबराने का मतलब ये करने का कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्या है, ये जो मेरा लाल मतलब जो रेड पेन से हम दिखाया है, ये रेड पेन से क्या है मेरा, एक कोई रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी में क्या है, मोमेंट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और लाइन ऑफ एक्शंस। मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं, डायरेक्शंस क्या है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और क्या, लाइन ऑफ एक्शंस, कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा लाइन में वो मूवमेंट कर रहा है फोर्स। जब ये तीनों को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं या सेम कर सकते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं ये बॉडी के ऊपर जब भी कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। आइए समझते हैं इसको। मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। जब हम लोग ए पॉइंट के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर लोड लगाएंगे तो उसके कारण मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और लाइन ऑफ एक्शन जब सेम रहेगा, तो ये पॉइंट के ऊपर जब लोड लगाएंगे सेम अमाउंट, जब इसी लोड को हटाकर यहाँ पर बी पॉइंट शिफ्ट कर देंगे या सी पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन सेम रहने के कारण जितना इफेक्ट ए पे पड़ रहा था उतना ही इफेक्ट बी पे पड़ेगा, उतना ही इफेक्ट सी पे पड़ेगा। कैसे, जब ए के ऊपर प्रेशराइज करेंगे, ए को हम लोग लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये इसको मूव करेगा, बी को हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो बी यहाँ से मूव कर सकता है, बी यहाँ पर पूरा बॉडी को मूव कराएगा, सी क्या करेगा, सी को पूरा बॉडी को मूव करेगा। तो जब ये डायरेक्शन तीन सेम रहेगा तब क्या होगा, फोर्स के कारण टोटल हम लोग का जो इफेक्ट हो जाएगा वो रिमेन्स सेम हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कोई रिजिड बॉडी के लिए हो गया। इसको ही जब हम लोग कोई डिफॉर्मेंट बॉडी के लिए हम लोग देखेंगे तो डिफॉर्मेंट बॉडी के लिए क्या होगा, तो डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए क्या होगा, कोई भी जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होगा उसके कारण तीन गो चीज़ हमको कांस्टेंट कर रहा था। एक क्या था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और लाइन ऑफ एक्शंस। तो जब ये तीन को हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे तब हम लोग का क्या होगा, कोई रिजिड बॉडी के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ेगा कोई फोर्स के कारण कोई भी पॉइंट के अंदर। तो जब देखो एक नॉन रिजिड बॉडी होगा, मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी होगा, इसको जब स्टडी करेंगे तो मान लो यहाँ पर कोई फोर्स पड़ रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको खींचेगा इस साइड में, तो इसको टेंसाइल करने का स्टार्ट करेगा क्योंकि इस साइड में वो फिक्स्ड है। तो इसको जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर ए बी हम लोग प्लॉट किए और इस साइड में फोर्स आ रहा है, तो जितना फोर्स इस साइड में रहेगा, ये रेजिस्ट है, यहाँ पर ये रुका हुआ है या इसको मतलब बांध के रखा है, तो जितना फोर्स यहाँ पर रखेगा इक्विलिब्रियम होने के कारण इतना ही इस साइड में भी जाएगा, हम लोग जानते ही है। तो उसी कारण क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि जब ये कोई बॉडी होगा, इसको जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली टेंशन करेंगे या खींचेंगे बोथ साइड से, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो स्ट्रेस कहाँ पर जनरेट होगा, स्ट्रेस हर एक पॉइंट के अंदर जनरेट होगा, पूरा बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट के अंदर जनरेट होगा। तो उसके कारण क्या होगा, जब पूरा स्ट्रेस हो जाएगा मेरा नॉन जीरो, कोई पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ हमको स्ट्रेस हर एक पॉइंट के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जितना लोड होगा उतना ही उस साइड में लोड होगा इसको पकड़ के रखने के लिए।
तो उसी कारण क्या होगा, हर एक पॉइंट के अंदर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। और स्ट्रेस डिफाइंड इन एवरी पॉइंट, तो हम लोग कोई पॉइंट के अंदर, हर एक पॉइंट के अंदर हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो देखो इसी चीज़ को जब हम लोग और भी अच्छा से स्टडी करेंगे कि मान लो ये पॉइंट को या ये जो फोर्स है, ये फोर्स को हम लोग हटा के थोड़ा अंदर ले लिए, तो मान लो एक कोई सी पॉइंट है अंदर में, वहाँ पर हम लोग ए बी पॉइंट था, तो बी से हम लोग हटा के लोड को सी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम इस साइड में खींचेगा और जितना खींच रहा है उसका ऑपोजिट इतना इस साइड से खींचेगा। तो जो भी मेरा ये जो ब्लॉक होगा, ये जो जगह होगा, यहाँ पर ही मेरा कितना होगा, हर एक पॉइंट के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि ये जो जगह है उसके जो आगे जगह है, ये जो जगह है ये तो पूरी लोड के कोई कारण नहीं है, लोड कोई लोड यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो उसके कारण ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर स्ट्रेस फ्री रहेगा, स्ट्रेस मेरा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो जो जगह के अंदर टेंशन है वहाँ पर क्या होगा, हर एक पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस मिलेगा। तो जब यही चीज़ को हम लोग दोनों टाइप से डिफाइन करेंगे, दोनों टाइप से लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग चेंज कर दिए, या हम लोगों का जो कंडीशंस था उसको चेंज कर देंगे, तो क्या हुआ, देखो एक ही कंडीशन के अंदर डिफरेंट केस हमको दिखाया जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कंडीशन है वो हमारा कभी भी नॉन रिगिड बॉडी के ऊपर या डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ए रिगिड बॉडी। तो आशा करते हैं वीडियो सभी को समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट और बाकी सारा इंजीनियरिंग कंटेंट बहुत सारा अपलोड किया जाता है। और बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए और पूरे वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।